हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रीन हजारीबाग। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा मॉडल सेट जो जारी किया गया उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। राइट, क्लास 11th यहाँ पे लिखा हुआ है, कक्षा 11th सब्जेक्ट अकाउंट का सेट नंबर 1 का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो आपका फाइनल एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, पहले आप एक बार उस पैटर्न को आप समझ लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग एक एक करके पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका टोटल 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपका MCQ सारा रहेगा और टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। राइट, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। ध्यान देंगे, ये जो एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका OMR शीट पे होगा और सारा का सारा MCQ क्वेश्चन होंगे। राइट, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो जैक के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, जिसमें सामान्य निर्देश दिया हुआ है, जिसमें 5 टॉपिक है, 5 पॉइंट बना हुआ है। इस पॉइंट को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट में दिया हुआ है कुल 40 प्रश्न हैं, मतलब टोटल आपका जो पर सब्जेक्ट में क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देनी है। तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 50 मार्क्स का होगा, जिसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग में क्या है कि 40 मार्क्स का जो ये आपका भी जो मॉडल सेट जारी हुआ ये, और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको स्कूल में दिया जाएगा या कॉलेज में दिया जाएगा, दोनों जोड़ करके आपका 50 मार्क्स करी जाएगी। राइट, तो ये पैटर्न आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रत्येक प्रश्न 1-1 मार्क्स का होंगे। ठीक है, फिर अगला जो चौथा पॉइंट दिया हुआ है, बोल रहा प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के कितने विकल्प हैं? 4 हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होंगे, वो 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है उस आंसर को आपको सेलेक्ट करनी है। राइट, और आखिरी पॉइंट जो दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, गलत के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत देते हैं तो उसके लिए किसी भी तरह का कोई मार्क्स काटा नहीं जाएगा। इसीलिए दोस्तों याद रखेंगे, जो आंसर आपको आएगा वो भी, और जो आंसर नहीं आएगा उसको भी। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको ट्राई करनी है, पूरा 40 आउट ऑफ 40 लाना है। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 1 है इसको ध्यान से समझेंगे और पूरा का पूरा आंसर आपको आता है, सारा आंसर आपको आएगा, बस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से आपको रीड करना है। राइट, ध्यान देंगे, पहला नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, पुस्तपालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? When the first book of bookkeeping and accountancy was published, यानी कि अकाउंटेंसी का बुक पब्लिश कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, ये मैं एक बार नहीं कितना बार क्लास में आपको मैं रट्टाफिकेशन करवाया हूँ, आपको बताया हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1494 ईस्वी। राइट आंसर सी नंबर 1494 ईस्वी में किसने किया था? लुकास पेसियोली। किसने किया था? लुकास पेसियोली। कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। राइट, और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा लेखांकन की भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, लिखना चाहिए था बिजनेस का लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ से भी सही है, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंट जो है वो किसका लैंग्वेज है, अकाउंट जो है वो किसका लैंग्वेज है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अकाउंटिंग जो होती है ये अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है बिजनेस का। किसका लैंग्वेज होती है? बिजनेस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसको लिखना चाहिए था कि बिजनेस का लैंग्वेज क्या होती है।
बिजनेस का लैंग्वेज क्या होती है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ क्वेश्चन से भी समझा जा सकता है, वहाँ से भी किया जा सकता है। यहाँ पे लिखना चाहिए था द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का लैंग्वेज क्या होती है, बिजनेस में कौन से लैंग्वेज को यूज़ करी जाती है, तो अकाउंटिंग की जाती है, राइट। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से भी है लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है, तो बिजनेस का लैंग्वेज है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, बोल अकाउंट है, अकाउंट इज आर्ट साइंस, आर्ट एंड साइंस नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकाउंट जो है साइंस भी है और आर्ट भी है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है निम्न में कौन सी मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है, मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है, यानी कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन फंडामेंटल अकाउंटिंग ऑफ एजम्पशन, यानी कि फंडामेंटल अकाउंटिंग का एजम्पशन नहीं का बात किया हुआ, राइट। यहाँ पे ये पॉइंट को आप ध्यान देंगे, नोट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, यानी कि लेखांकन अवधारणा नहीं का बात किया हुआ, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये गोइंग कंसर्न है, इस ये तो हमारा अकाउंटिंग का एजम्पशन है, ये फिर बोल रहा है हमारा कॉन्सिस्टेंस, ये भी हमारा कॉन्सिस्टेंस, ये भी हमारा अकाउंटिंग का फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, और यहाँ पे डी नंबर में जो दिया हुआ है एक्रूअल, ये भी हमारा है, राइट। तो ये भी हमारा है, और यहाँ पर आपका ये भी है, ये तीनों है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नोट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंडामेंटल एजम्पशन नहीं का बात किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे है में तो सारा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वर्सन, ठीक है, यानी कि रूढ़िवादिता। क्योंकि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है गोइंग कंसर्न को यूज़ किया जाता है, और फिर यहाँ पे कंसिस्टेंस को भी यूज़ किया जाता है, और एक्रूअल तो होता ही होता है, ये तीनों होता है। तो नहीं का बात किया तो यहाँ पे रूढ़िवादिता चला जाएगा, यानी कि कन्वर्सन, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है, राइट। विच फ्रॉम अकाउंट ऑफ अडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन के द्वारा किस अकाउंट को अडॉप्ट करी जाती है। तो इसका ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये फाइनल अकाउंट को, फाइनल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करती है, या फाइनल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करती है, राइट। क्योंकि ये जो कोई भी बिजनेसमैन होते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही अडॉप्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें सारा चीज़ को आसानी से पता लगाया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का फंडा अलग है, टैक्स का फंडा अलग है, राइट। तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही अडॉप्ट करते हैं कोई भी बिजनेसमैन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है रोजना मचा, इसमें बोल रहा है रोजना मचा, यानी कि जर्नल में कितने खाने होते हैं, यानी कि हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन अ जर्नल, जर्नल में कितने कॉलम होते हैं। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। क्या होते हैं 5 कॉलम, तो ध्यान से समझेंगे, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। 5 कॉलम को समझते, पहला होता है डेट, फिर जाएगा पार्टिकुलर, फिर जाता है LF, फिर अमाउंट डेबिट, और फिर अमाउंट क्रेडिट। ये 5 कॉलम हो जाते हैं जर्नल के, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्यावसायिक दुकान, व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होते हैं। व्यवसाय क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट में क्या होगा, ध्यान देंगे, द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी
ये बिजनेस है और ये बिजनेस के मालिक हैं। बिजनेस के मालिक के द्वारा जब भी कोई भी गुड्स को यूज़ करी जाती है पर्सनल यूज़ के लिए, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग उसमें यूज़ करते हैं ड्राइंग। क्या यूज़ करेंगे? ड्राइंग को डेबिट करते हैं। और क्रेडिट में हम लोग किसको ले जाएंगे? चाहे तो हम लोग परचेज लिखेंगे या तो फिर हम लोग कैश लिखेंगे, राइट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बोल रहा है कि जब प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस शॉप से पर्सनल यूज के लिए करी जाएगी तो डेबिट में किसको करते हैं हम लोग? ड्राइंग। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है ड्राइंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ड्राइंग। ठीक है। और अगला और इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है रोकड़ खाता है कैश अकाउंट। ध्यान से समझेंगे। बोला जा रहा है कि कैश अकाउंट जो होता है वो किस अकाउंट में जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहला पर्सनल अकाउंट का है, तो याद रखेंगे पर्सनल वाला में हमने क्या बताया था डेफिनेशन में, व्हेन द बिजनेस रिलेटेड पर्सन फॉर्म एंड कंपनी। वैसा व्यवसाय जो हमारा पर्सन, फॉर्म या कंपनी से रिलेटेड होता है वो पर्सनल में जाते हैं। और तो पर्सनल में हमारा कैश तो ना फर्म से रिलेटेड है, ना कंपनी से रिलेटेड है, ना पर्सन से रिलेटेड है, तो पर्सनल में हो ही नहीं सकता। चलिए अब दूसरा वाला हम लोग ट्राई करते हैं। दूसरा में दिया हुआ है रियल अकाउंट, और रियल का मीनिंग हमने क्या लिखाया था कि व्हेन द बिजनेस रिलेटेड ऑन एसेट्स। वैसा व्यवसाय जो हमारा संपत्ति से रिलेटेड होता है। याद रखेंगे कैश भी एक तरह का हमारा एसेट्स ही होता है, करंट एसेट्स है, कैश भी हमारा करंट एसेट्स है। तो ये रियल अकाउंट में ही हमारा जाएगा। और नॉमिनल में क्या जाता है कि नॉमिनल में हमारा कोई भी नॉमिनल आइटम जाते हैं जिसमें आपका जो नाम है उसको ना बोल के कुछ और नाम बोलते हैं तो रियल नॉमिनल चले जाते हैं। जैसे रेंट, कैश देते हैं लेकिन बोलते हैं रेंट है तो ये नॉमिनल है। इंटरेस्ट पे करते हैं, पैसा देते हैं लेकिन बोलते हैं इंटरेस्ट है तो ये नॉमिनल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर होगा, यानी कि रियल अकाउंट। चूँकि रियल अकाउंट जो होता है ये हमारा एसेट से रिलेटेड होता है और कैश भी हमारा एसेट से, राइट। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझेंगे। तलपट है ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस इज पर्सनल अकाउंट हो नहीं सकता, रियल अकाउंट हो नहीं सकता, नॉमिनल अकाउंट हो नहीं सकता। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बच गया? शेषों की सूची। शेषों की सूची यानी कि तलपट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस। आंसर हो जाएगा आपका 9 का डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, इसमें बोला जा रहा है ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस हमारा अकाउंटिंग नहीं होती है। ट्रायल बैलेंस हमारा एक स्टेटमेंट होता है, जो एक स्टेटमेंट अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी को रिप्रेजेंट करता है। लेजर अकाउंट के डेबिटेड और क्रेडिटेड अमाउंट के अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी को रिप्रेजेंट करता है एक स्टेटमेंट बना करके। तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, इसमें ध्यान से समझेंगे, संपत्ति खाते का शेष सदैव होता है। बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज। एसेट्स के बैलेंस को हमेशा क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज। एसेट्स के बैलेंस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान देंगे दोस्तों, एसेट्स के बैलेंस अमाउंट को कहाँ पे हम लोग दिखाते हैं? ये डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होगा? ये एसेट्स के हमेशा ये डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा हो, क्या चीज़ होगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा, राइट। क्या हो रहा है भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है हरास है, यानी कि डिप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंसेस होती है। डिप्रिसिएशन क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, डिप्रिसिएशन जो होता है वो एक तरह का खर्च होती है, तो इसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए।
बोला जा रहा है अस्थाई प्रभाग विधि में ह्रास की राशि अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन। यानी कि जब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड चलेगा तो वहाँ पर डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन से ही आपका आंसर निकल के आया कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो जाहिर सी बात है अगर इंस्टॉलमेंट हमारा फिक्स है तो जो उसका डिप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो भी हमारा स्थिर ही आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थिर रहती है यानी कि कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है। द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज, जमीन का जीवन काल होती है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जमीन का जो जीवन काल कांस्टेंट यानी कि स्थिर नहीं होती है, लिमिटेड ये भी नहीं होती है। ज़मीन का जो जीवन काल होती है वो अनलिमिटेड होता है। आप चाहो जितने दिन तक यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हैं, उसको यूज कर करके ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका 1,000 का फर्नीचर है, इसके ऊपर में 5% का अगर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है तो ये 5% डिप्रिसिएशन आपका माइनस होते चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब उसका कीमत ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ज़मीन यानी लैंड को आप जितना यूज़ करेंगे उतना आप उसको ख़त्म उसको बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसका जीवन काल जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, यानी कि 14 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन हैं। यानी कि हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का किसने इन्वेंटेड किया था, यानी किसने आविष्कार किया था। तो डबल बुक एंट्री सिस्टम को याद होना चाहिए आपको, पहला क्वेश्चन में भी बताया था। इसमें डबल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम है, उसको कौन लेकर के आए थे, तो लुकास पेसियोली। कौन लाए थे, लुकास पेसियोली। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ए। पहला जो लुकास पेसियोली है 1494 ईस्वी में अकाउंट डबल बुक कीपिंग को लॉन्च किया था, इन्वेंटेड किया था, आविष्कार किया था लुकास पेसियोली, जो इटली के रहने वाले थे, राइट। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी। अकाउंटिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एग्जिस्टेंस। यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो होता है वो किस पे एग्जिस्टेंस करती है। पहला नंबर में बोल रहा है अनिश्चित काल, दूसरा में बोल रहा है अनिश्चित काल यानी कि इनडिफिनिट पीरियड, स्थिर रूप में क्या लिखा हुआ परमानेंटली पीरियड, अस्थायी रूप में टेम्पोरली पीरियड, निश्चित काल में डिफिनिट पीरियड। तो ध्यान देंगे ये जो हमारा आता है 16 नंबर का जो आएगा, ये कोई भी हमारा कंसर्न कंसेप्ट जो होता है बिजनेस एंटिटी का वो एग्जिस्टेंस करती है अनिश्चित काल से, उसका कोई निश्चित काल नहीं होती है, कोई स्थिर काल नहीं होती है, अस्थिर रूप से वो काम टेम्पोरली नहीं करती है, किसी भी तरह नहीं होता, उसका जो होता है वो जीवन अनिश्चित होती है, वो जितना दिन चाहे उतना दिन आप चला सकते हैं, वो चलते रहती है। तो हो जाएगा इनडिफिनिट पीरियड यानी कि अनिश्चित काल तक वो चलते रहती है, राइट। आगे चला जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोल रहा है बैंक खाता है, बैंक अकाउंट इज। तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर भी आ जाएगा आपका वही रूल लगेगा। पर्सनल का क्या बोल रहा है, पर्सनल में क्या था, व्हेन द बिजनेस रिलेटेड पर्सन फॉर्म एंड कंपनी। तो कोई भी पर्सन फॉर्म एंड कंपनी से जो रिलेटेड होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट जो होता था, पर्सनल अकाउंट को 3 भाग में बांटा गया था। पहला था हमारा नेचुरल, दूसरा था हमारा आर्टिफिशियल और तीसरा था हमारा रिप्रेजेंटेटिव। याद होना चाहिए आपको।
तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, नेचुरल में कौन जाते हैं, ह्यूमन बींग जाते हैं। तो ह्यूमन बींग जो जाते हैं, ह्यूमन बींग में कौन होता है, राम श्याम सीता गीता रीता। दूसरा दिया हुआ है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम, जिसमें कोई भी लीगल पर्सन जाते हैं, जिसमें कोई भी कंपनी, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, बीएसएनएल कंपनी, बैंक, ये सब सारा चला जाता है आर्टिफिशियल में। और रिप्रेजेंटेटिव में अकाउंट रिप्रेजेंट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट करना, फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, बैंक अकाउंट, कॉलेज अकाउंट एटसेट्रा। तो आर्टिफिशियल में हमारा बैंक जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट में ही जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ये ए नंबर हो जाएगा। तो राइट आंसर 17 का ए, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 में बोल रहा है रोजनामचा यानी कि जर्नल लेखा उसके लिए नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें से कौन है जिसके लिए जर्नल लेखा नहीं करते हैं। नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, इसमें से किसका जर्नल एंट्री नहीं होता है। तो याद होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को डिडक्ट करती है, जर्नल एंट्री इसका नहीं होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चला जाएगा आपका 18 के बाद चला जाएगा 19, 18 के बाद जाएगा आपका 19। ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान समझेंगे। जब बोला जा रहा है, जब तलपट के योग नहीं मिलता है, ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में खाता खोला जाता है, इस स्थिति में खाता खोला जाता है। बोल रहा व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट क्या लिखा हुआ है, रिकॉन्सिल्ड द अकाउंट ओपन हिज जस्ट, क्या लिखा हुआ है, अकाउंट एट दिस जनरेट एज, यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस हमारा बराबर नहीं आएगा तो वैसे सिचुएशन में किस अकाउंट को ओपन करी जाती है, तो उस समय में सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया जाता है। किसको ओपन किया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट को, राइट। और अगला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है यहाँ पे आपके सामने में, सामान्य लाभों से निर्भीत संचय है, सामान्य लाभों से निर्भीत संचय है। क्या चीज़ बोला जाए, रिजर्व क्रिएटेड फॉर नॉर्मल प्रॉफिट इज, नॉर्मल प्रॉफिट इज। तो इसमें ध्यान देंगे, आपका अगला जो क्वेश्चन चला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें से रिजर्व क्रिएट किया जाता है नॉर्मली प्रॉफिट इज, किसमें किया जाता है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से ही प्रॉफिट को रिजर्व में क्रिएटेड किया जाता है, यानी कि उसको निर्मित संचय में किया जाता है सामान्य लाभ से, यानी जनरल रिजर्व से, राइट। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 की ओर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है इसमें ध्यान देंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, प्राप्त बिल क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट इज, बिल रिसीवेबल अकाउंट इज, बिल रिसीवेबल अकाउंट जो होता है वो क्या है। तो ध्यान देंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट किसी भी तरह के अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में रिप्रेजेंट किया जाता है जो पर्सनल अकाउंट में जाती है। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, पर्सनल अकाउंट, राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझेंगे। बिल बोल रहा है, बिल स्वीकार करने वाले को कहा जाता है, एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड, एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड, जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान देंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका चैप्टर याद होगा, एक हमारा राम है और दूसरा हमारा श्याम है। राम ने श्याम को ऑन क्रेडिट गुड्स को सेल किया। अब राम ने क्या है, इसे श्याम को सेल किया, तो राम के ऊपर में डिपेंड करता है
कि हम श्याम से पैसा को किस तरह से ले, ऑन क्रेडिट दे या कैश ले। अगर राम चाहेगा इसको ऑन क्रेडिट में बेचने के लिए तो ऑन क्रेडिट में दे देगा। अब यहाँ पे श्याम इसको पैसा अगर बाद में देना चाहे तो राम उसके लिए तैयार है, तो इसको उधार सामान बेच दिया। अब यहाँ पे क्या है कि राम और श्याम क्या करता है, अगर बिना कुछ प्रूफ का राम अगर श्याम को गुड्स को सेल कर देती है और कल जा कर के ये श्याम भाई साहब जो है अगर पैसा देने से मना कर दे, तब यहाँ पे राम भाई साहब के पास कुछ भी प्रूफ नहीं बचेगा और ये धीरे धीरे वैसे सिचुएशन में अपने बिजनेस को डुबा देगा। इसी चीज़ से बचने के लिए राम भाई साहब ने एक बिल तैयार करता है। इस बिल में स्पष्ट लिख देता है कि मैं श्याम भाई साहब को 2000 का सामान उधार में बेचा है और मैं उसे अनुमति देता हूँ कि आप मुझे 2 महीना के बाद पैसा देना। अब इस बात पे श्याम भाई साहब ने अपना सहमति दे दिया और उसको बिल वापस कर दिया। तो ये जो हमारा सहमति दिया, ये जो बिल को ड्रॉ किया, ये हो गया ड्रॉवर। और जो बिल को एक्सेप्टेंस दिया, इस बिल के ऊपर में एक्सेप्टेंस दिया, उसी एक्सेप्टेंस के साथ में ये बिल को क्या करता है, ड्रॉ करता है। उसको एक्सेप्टेंस दिया और उसी एक्सेप्टेंस को हम लोग कहते हैं ड्रॉवी। उसी एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं, ड्रॉवी। उसके बाद ये बिल को पे कर देगा, यानी बिल को एक्सेप्ट करेगा ड्रॉवी, उसके बाद उसको पे करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड। जो बिल का एक्सेप्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉवी। बिल को जो रिटर्न करता है, बिल को जो लिखता है उसको कहते हैं हम लोग ड्रॉवर। बिल जो लिखता है वो बिल को रिसीव करता है, जो बिल के ऊपर में एक्सेप्टेंस देता है वो बिल को पे करता है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर बी होगा, ड्रॉवी। राइट आंसर होगा बी, जिसको हम लोग कहेंगे ड्रॉवी, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विनिमय बिल है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ध्यान देंगे दोस्तों। अभी हम लोग उसी चीज़ के बारे में हम लोग जान रहे थे, फिर से उसी चीज़ के बारे में जानेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। ध्यान से समझिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज इज, यहाँ पे एक व्यक्ति राम है, दूसरा हमारा श्याम है। तो राम ने श्याम को गुड्स ऑन क्रेडिट में बेचा, तो राम यहाँ पे श्याम को दे रहा है ऑन क्रेडिट में, तभी बिल ऑफ एक्सचेंज का बात आया। तो एक तरह का अगर यह बात किया जाए कि ये क्या चीज़ होता है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का ऑर्डर होता है, क्योंकि राम भाई साहब ने एक बिल तैयार किया, श्याम से कहा कि भाई साहब आप 2 महीना के बाद हमको पैसा दे देना। तो ये कहीं ना कहीं श्याम को ऑर्डर कर रहा है कि भाई साहब अब 2 मंथ के बाद आप हमें पैसा दे दोगे। तो राम जो श्याम को यहाँ पे इस बिल के बारे में जो अनुमति दे रहा है, तो एक प्रकार का ये ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, प्रतिज्ञा तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे यह जो होगा एक तरह का आदेश हो जाएगा, यानी कि एन ऑर्डर। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं। द पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर। बिल ऑफ एक्सचेंज में इनमें से कौन कौन से उसका पार्टी है, तो ध्यान देंगे, ड्रॉवर भी है, ड्रॉवी भी है, पेई भी है, तीनों है। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान देंगे और प्रेम से समझेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया हुआ है, इसको क्या बोला जा रहा है, माफ करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है व्यापार खाता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ, ट्रेडिंग अकाउंट है,
क्या है, रियल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि रियल में हमारा क्या होता है, रियल में एसेट्स आता है, ट्रेडिंग हमारा एसेट्स है नहीं, तो नॉमिनल भी नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर 26 का, एक सेकंड ध्यान देंगे, ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग अकाउंट इज अ, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता है, व्यापार खाता है। कौन सा खाता होता है, तो व्यापार खाता हमारा रियल खाता होता है, यानी कि रियल अकाउंट होता है, क्योंकि पर्सनल में हमारा जाएगा नहीं, इसलिए क्योंकि पर्सनल में हमारा पर्सन फॉर्मर कंपनी जाता है और ये पर्सन फॉर्मर कंपनी है नहीं। नॉमिनल में भी जाएगा ना, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। रियल में इसलिए जाएगा क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग में व्यापार किया जाता है, व्यापार में हमारा एसेट से ही रिलेटेड कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, रियल अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट होएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बशर्ते आप थोड़ा सा मेरा लिखाया गया फॉर्मूला याद होगा आपको तो बहुत मज़ा आएगा, वरना झेलो भाई। देखो वैसे मैं बता रहा हूँ, सकल लाभ ज्ञात करें यदि किसी विक्रय पर सकल लाभ की दर 20% हो, विक्रय पर कितना हो, 20% हो, और वस्तु की लागत रुपए कितना हो, 1,20,000 हो। सकल लाभ ज्ञात करें यदि विक्रय पर सकल लाभ, विक्रय पर सकल लाभ की दर 20% हो, विक्रय पर सकल लाभ कितने प्रतिशत हो, 20% हो, और वस्तु का लागत कितना दिया हुआ है, 1,20,000, यानी कि ये जो 20% निकालने के लिए बोल रहा है वो सेल पे निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, यानी कि इसका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला जो निकलता है उसका होता है ऊपर में रेट बाई 100 माइनस रेट, यहाँ पर आ जाएगा कितना दिया हुआ है, वस्तु का जो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट इनटू रेट बाई 100 माइनस रेट, 100 माइनस रेट। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल, ये बात को ध्यान देंगे, 20% ऑन सेल, और सेल वाला में क्या होता है, रेट बाई 100 माइनस रेट को ध्यान देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है कितना, 1,20,000, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कैसे निकालेंगे उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 27 का कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 1,20,000 गुना हो जाएगा, इसका 20% निकालना है, तो नीचे होता है 100 माइनस रेट यानी कि 20, यानी हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000 गुना 20/80। यहाँ से अगर इसको काट दिया जाए तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 2 से ये आ जाएगा 4, ये 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 3, यानी कि ये इसका हो जाएगा आंसर 30,000। कितना आ जाएगा आंसर, 30,000। तो आप यहाँ पे एक बार आंसर में टैली करेंगे कि 30,000 कहीं पे है या नहीं है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपको देखा जाए तो ऑप्शन सी में ही मिल गया 30,000, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है विक्रय किए गए माल, विक्रय किए गए माल पर धुलाई एवं भाड़ा को दिखाया जाता है। कैरेज एंड फ्राइट, कैरेज एंड फ्राइट ऑन गुड्स परचेज्ड इज नाउन इन, कैरेज और फ्राइट ऑन गुड्स परचेज इज नाउन सो इन, नाउन नहीं है, सोन इन, यानी कि कैरेज और फ्राइट को गुड्स परचेज्ड करेंगे उस समय में इसको कहाँ पे दिखाया जाएगा, इस समय में उसको कहाँ पर दिखाया जाएगा। तो याद रहे दोस्तों, फ्राइट और कैरेज ऑन परचेज पे है, तो ऑन परचेज पे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, राइट। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है, वित्तीय विवरणों यानी कि अंतिम खाता का उद्देश्य ज्ञात करना है, अंतिम खाता का
उद्देश्य क्या ज्ञात करना होता है, तो ध्यान देंगे प्रॉफिट और लॉस, कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट लॉस को भी निकालना होता है और फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब उसके एसेट्स को भी और लायबिलिटीज़ को भी बतलाना हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है अंतिम खाता है फाइनल अकाउंट। अंतिम खाता है फाइनल अकाउंट, राइट, फाइनल अकाउंट। तो ध्यान देंगे यह जो फाइनल अकाउंट होता है यह अकाउंट भी है और स्टेटमेंट भी है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट भी दिया हुआ है और स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। तो ये 30 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर डी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद चला जाएगा 31, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा आर्थिक चिट्ठा में पूर्वदत्त किराए को दिखाया जाता है। इसका कहने का मतलब प्रीपेड रेंट इज शो इन बैलेंस शीट। प्रीपेड रेंट को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों प्रीपेड हमारा करेंट होता है तो करेंट एसेट्स में दिखाया जाएगा। प्रीपेड कहने का मतलब है कि समय से पहले पेमेंट करना, और जब भी कोई भी चीज़ को समय से पहले पेमेंट कर दिया जाता है तो हमारा एसेट्स कहलाता है, जो कुछ ही समय के लिए होता है, इसीलिए वह हमारा करेंट एसेट्स होगा, राइट। तो बैलेंस शीट में इसको करेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जा रहा है एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ हानि की खाता में नहीं दिखाया जाएगा का बात किया हुआ है, राइट। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में किसको नहीं दिखाया जाएगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस में बाय डेब्ट को दिखाया जाता है, इंटरेस्ट को दिखाया जाता है, एक्यूरेट इनकम को दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ड्राइंग को नहीं दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि यह बैलेंस शीट के कैपिटल में जाके इसको लेस किया जाता है कैपिटल में। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ए। राइट। और अगला क्वेश्चन जो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा जा रहा है तलपट में अदत्त मजदूरी को दिखाया गया है, इसे दिखाते हैं। तलपट में अदत्त मजदूरी को दिखाया गया है, इसे दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेज इज शोन इन ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है, इसको हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं। ध्यान देंगे ट्रेडिंग में तो जाएगा नहीं, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा नहीं, चूंकि आउटस्टैंडिंग है यानी कि लायबिलिटीज़ है। तो लायबिलिटीज़ को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लायबिलिटीज़ को कहाँ पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 34 जो दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे है, हम लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, बोल रहा है लेखांकन प्रतिवेदन में कौन सी गुण होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड बी एन अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट में किस चीज़ का क्वालिटीज होना चाहिए, किसका गुण होना चाहिए। तो ध्यान देंगे सबसे पहला बोल रहा है रिलेवेंस, उपयुक्तता भी होना चाहिए, एक्यूरेंसी भी होना चाहिए, शुद्धता भी होना चाहिए, पूर्णता यानी कि कंप्लीटनेस भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और इजी है। यहाँ बोल रहा है टेली इज। तो टेली क्या है,
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य है? निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? इसमें से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या है? पहला बोल रहा है एडवर्टाइजिंग, दूसरा बोल रहा है रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयज, नहीं है स्टॉक कंट्रोल। इसका जो काम होता है, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो काम होता है, इसका काम होता है स्टॉक को कंट्रोल करना, यानी कि लेखांकन सूचना प्रणाली का काम होता है स्टॉक को कंट्रोल करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहा जा रहा है कंप्यूटरीकृत लेखांकन की समस्या है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज यहाँ पे अलग खर्चीले, एक्सपेंसिव भी होती है, वायरस भी होती है और स्पीड भी होती है। तो ये सब सारा चीज़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑल ऑफ दीज। अगला चला जाएगा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 38 में जो क्वेश्चन दिया गया है, एक बोल रहा है एक बाइट में कितने बिट हैं? तो याद रखेंगे हाउ मेनी बिट कंस्टिट्यूट ऑन बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 8। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे तथ्य जिनमें अंकित किया जा सकता है और जिसका एक निश्चित अर्थ है कहलाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान से समझेंगे। बोला जा रहा है ऐसे तथ्य जिनमें अंकित किया जा सकता है और जिनका एक निश्चित अर्थ है कहलाता है। क्या कहलाता है? द फैक्ट्स विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड हिज इम्प्लिसिट मीन्स इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 39, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें हमारा क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड भी होता है, इम्प्लिसिट भी होता है। उसका मतलब क्या है कि वह एक तरह का डाटा है। क्या है? वह एक तरह का डाटा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर सी। उसके बाद आखिरी सवाल आपके सामने और आखिरी प्रश्न है जो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 40 बोला जा रहा है कि इसमें क्वेश्चन में कि डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज तो यह जो होता है एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, राइट। यह क्या होती है? एक तरह का सॉफ्टवेयर होती है, राइट। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्यूशन किए। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे और उससे पहले सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों तक आग की तरह फैला देंगे।